Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 3 है, नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इस पेपर के अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। इसके पहले हम लोगों ने जो है स्वराज दल की स्थापना, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्री मांग और पूर्ण स्वराज की चर्चा इसके पहले हमने की। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था या कैबिनेट मिशन योजना जो थी, उस योजना के तहत क्या क्या बातें कही गई थी और किस तरह से उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक विकास में, इसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है आया कहाँ से, कैसे आया। सबसे पहले 1946 में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना परिवर्तन हुआ और इसका प्रभाव जो था ब्रिटेन में हुआ और इसका प्रभाव जो है भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। और चर्चिल जो उस समय के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, चर्चिल के स्थान पर मजदूर दल के नेता जो एटली थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने और भारत के प्रति एटली का दृष्टिकोण जो था चर्चिल से काफ़ी भिन्न था। और इसके अतिरिक्त भारत मंत्री के पद पर भी मजदूर दल के सदस्य जो थे पैथिक लॉरेंस, उनकी नियुक्ति हुई और एटली तथा लॉरेंस के समक्ष भारत में दो विकल्प थे, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की मांग बढ़ती जा रही थी। प्रथम विकल्प ये था कि जैसा कि चर्चिल का विचार था कि शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित रखा जाए, और दूसरा यह विचार था कि भारत को जो है आज़ाद कर दिया जाए, या जो वहाँ पे स्वतंत्रता की मांग हो रही है तो सरकार अब भारत को स्वतंत्र करने की मांग को स्वीकार कर ले। तो ये दो विकल्प उस समय उस समय की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार थी। और एटली जो है वो दूसरा जो विचार था कि भारत को जो स्वतंत्रता की मांग हो रही है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए, इस विचार के समर्थक थे। और प्रधानमंत्री एटली दूसरा जो विकल्प था उसमें विश्वास करते थे। और एटली के इस विचार का कारण था कि तत्कालीन जो भारत की स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए दूरदर्शी एटली को यह बात समझ चुके थे कि शक्ति के द्वारा अब अंग्रेजी शासन का भविष्य बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है या उसको नहीं रखा जा सकता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा जाना तथा भारत में नौसेना तथा वायुसेना के द्वारा टाइम पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो विद्रोह किया गया, ऐसी कुछ घटनाएं थी जो कि इटली को जो है दूसरा विकल्प था उसको स्वीकार करने के लिए विवश कर रही थी। इन घटनाओं से स्पष्ट था कि भारतीय सैनिक जो हैं अब अपने ही लोग जो भारतीय हैं उनके खिलाफ गोलियां नहीं चलाएंगी और उनके साथ जो है अत्याचार शोषण नहीं करेंगी। ये जो विद्रोह हुए थे उनसे यह बात समझ में आ रही थी। और अंग्रेज सरकार भारतीय सैनिकों पर विश्वास भी अब नहीं कर सकती थी तथा संपूर्ण भारत में अंग्रेज से बनी सेना स्थापित नहीं किया जा सकता था। और गांधी जी का विचार था कि यदि अत्याचार सहने वाला तैयार है तो अत्याचार करने वाला अगर अत्याचार सहने वाला जो है तैयार नहीं है तो जो है ज़्यादा दिन तक जो है उस पर अत्याचार करने वाला नहीं कर सकता है। और इस तरह से गांधी जी का जो ये विचार था कि अगर अत्याचार हम सहने को अगर तैयार नहीं हैं
तो अत्याचार करने वाला बहुत दिन तक हम पर शासन अत्याचार नहीं कर सकता है। और यह बात जो थी वो सत्य प्रमाणित हुई। जब भारतीय सैनिकों ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दिया तो अंग्रेज़ों को उनके सामने विवश होना पड़ा। और वायसराय के संवैधानिक परामर्शदाता थे उस समय के वीपी मेनन ने लिखा कि लॉर्ड वेबल का यह विश्वास था कि कांग्रेस के साथ संघर्ष में आमतौर पर सरकारी अधिकारियों, पुलिस और सैनिक सेना की सहायता पर निर्भर रह सकता है, परंतु भारतीय सेना को अब देशवासियों को कुचलने के लिए अधिक समय तक नहीं आजमाया जा सकता है। और वह जानता था कि जो समय व्यतीत होगा, भारतीय अधिकारियों, सैनिक और पुलिस की वफादारी संदिग्ध होती जाएगी। ये उनके जो परामर्शदात्री मेनन थे उनका ये स्टेटमेंट था। और आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमों के समय जिस प्रकार से भारतीयों के द्वारा उनका समर्थन किया गया था, उससे भी एटली जो है वो परिचित हैं। और इसके अतिरिक्त भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग समस्त प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिए जाने तथा सरकारी दमन चक्र के पश्चात ब्रिटिश शासन के प्रति उनका जन आक्रोश जो था वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था लोगों का। और किसानों और मजदूर वर्ग ने भी सरकार के विरुद्ध आंदोलनों में महत्वपूर्ण भाग लेना शुरू कर दिया। और तेलंगाना, तेलभाग और प्रसन्नप्रा वायलर जो के किसानों के संघर्ष जो हैं ऐतिहासिक रहे हैं। और इसके अतिरिक्त पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, महाराष्ट्र और के भी किसान आंदोलन जोरों से जो है चलाए जा रहे थे। और मजदूर आंदोलनों का रूप भी दिन प्रतिदिन तीव्र होता जा रहा था। और 1946 से 47 में संपूर्ण भारत में जगह जगह हड़तालें और प्रदर्शन किए गए। और 1946 में रेलवे हड़ताल ने भी तो उग्र रूप धारण कर लिया था। और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय भारत में जनता के विभिन्न वर्ग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, जिनमें मजदूर, किसान दल, किसान, छात्र, कारीगर, दस्तकार, लघु स्तरीय व्यापारी आदि अपने अपने तरीके से साम्राज्यवाद के और साम्राज्यवादियों के विरुद्ध जो है वो खड़े हो चुके थे। और 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस की जो भारी बहुमत मिली, भारी जीत मिली, इससे भी भारतीयों की अपेक्षा जो है वो व्यक्त हो रही थी। और इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड विजयी हुआ था, लेकिन विजयी होने के बाद भी इंग्लैंड पर जो है गंभीर आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव जो है वो पड़े थे। और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी तथा राजनीतिक रूप से भी उसका स्थान जो है पहले की अपेक्षा विश्व में सर्वोच्च अब नहीं रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो स्थिति जो इंग्लैंड की थी वो अच्छी नहीं थी। अतः इटली ने समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1946 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, और जिसमें उन्होंने भारतीयों के आत्मनिर्णय के और संविधान निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और भारतीयों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने अथवा न रहने की भी छूट दी गई। और इस घोषणा में इटली ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में सजग हैं, परंतु हम उन्हें बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने के लिए वीटो नहीं दे सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था जो इटली के द्वारा दिया गया था उस समय, जो सांप्रदायिक आधार पे जो निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन व्यवस्था की गई थी उसी कंटेस्ट में उन्होंने ये दिया था। और कांग्रेस के द्वारा इस घोषणा का स्वागत किया गया जो उन्होंने इटली ने की, और जिन्ना को इससे घोर निराशा हुई। और पहली बार जिन्ना को यह अनुभव हुआ कि इंग्लैंड की सरकार उनकी सहमति के बिना सत्ता के हस्तांतरण के लिए भी तैयार है।
और 15 मार्च 1946 को ही प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत के सांप्रदायिक एवं राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजेगी और जिसके सदस्य भारत के मंत्री लॉरेंस, सर क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे और ये तीनों सदस्य 23 मार्च 1946 को भारत आए और भारत के विभिन्न दलों और नेताओं से विचार विमर्श किया और सांप्रदायिकता के मामले पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता न होने के कारण कैबिनेट मिशन ने स्वयं ही यह योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का विचार किया है। हमने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग का विचार किया है। हमारा विचार है कि इससे सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं होगा। न्यायोचित दृष्टि से हम पंजाब, बंगाल और असम के उन जिलों को जिनमें हिंदू बहुमत है पाकिस्तान में शामिल करना उचित नहीं समझते और भारत भौगोलिक दृष्टि से अखंड है, अतः हम पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हैं। और कैबिनेट मिशन के सदस्यों का मानना था कि पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने का अर्थ था जनता के इच्छा के विरुद्ध पंजाब और बंगाल का विभाजन करना और पंजाब के सिख भी 2 भागों में बंट जाएंगे। इसके अतिरिक्त पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में भी बहुत दूरी हो जाएगी और जो प्रशासकीय असुविधा का भी कारण बनेगी। अतः संयुक्त भारत के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा कुछ योजनाएं सुझाई गई थी, प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पहली बात जो कही गई थी कि भारतीय संघ की स्थापना की जाए जिसमें भारतीय राज्य और प्रांत शामिल हों और इस संघ पर प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध तथा संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व होगा और शेष विषयों पर प्रांतों और राज्यों का अधिकार होगा। दूसरी जो बात कही गई थी कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक प्रांत को स्थान दिया जाएगा और मतदाताओं को 3 वर्ग बनाए जाएंगे, आम, मुसलमान और सिख, जिस पंजाब में होंगे। तीसरी जो बात कही गई थी इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कि प्रांतों को 3 समूहों में रखा जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। वर्ग ए में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा होंगे। वर्ग बी, ग्रुप बी में पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध होंगे तथा ग्रुप सी में बंगाल और असम राज्य होंगे। ये बातें जो हैं इसमें कही गई थी और तीनों वर्गों के प्रांतों के प्रतिनिधि अपने अपने प्रांत, अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। और इस तरह से जो अगली बात इसमें कही गई, इस प्रकार तैयार किए गए संविधान को ब्रिटिश सरकार लागू करेगी। और जो एक बात कही गई कि सत्ता हस्तांतरण के पश्चात भारतीय राज्यों रियासतों से संबंधित सर्वोच्च शक्ति ने ना ब्रिटेन के पास रहेगी और ना भारत के पास रहेगी। इसके बाद जो अलग बात कही गई थी कि सभी दल की सहायता से एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट, और जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के अधीन होंगे। ये बातें भी प्रस्ताव में रखी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत रखी गई थी और जिन्ना के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग हो रही थी सांप्रदायिकता के आधार पे, उसको इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो कैबिनेट मिशन की योजना में महत्वपूर्ण गुण थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि जैसा कि कांग्रेस चाहती थी उस समय कि उसके द्वारा पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार
जो है वो स्वीकार नहीं किया जाए, तो वो इसमें किया गया था। और इस प्रकार भारत की राजनीतिक एकता को सुरक्षित रखा गया था। और इसी कारण गांधी जी, जो पाकिस्तान बनाने के घोर विरोधी थे, ने इसकी प्रशंसा की थी। और हरिजन, उनकी जो पत्रिका थी हरिजन में उन्होंने लिखा था कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में वे बीज मौजूद हैं जो इस देश को ऐसा महान बना देंगे जिसमें कष्ट और दुख का नाम भी नहीं होगा, जिसमें कष्ट और दुखों का नाम भी नहीं होगा। दूसरी ओर ये गांधी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन में लिखी थी ये स्टेटमेंट को। और दूसरी ओर प्रांतों को सांप्रदायिकता के आधार पर वर्गों में विभाजित करके मुस्लिम जो लीग को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया था। और इस योजना के द्वारा संविधान सभा को लोकतंत्रीय आधार प्रदान करते हुए उसमें भारतीय सदस्यों के प्रवेश निर्धारित किए गए थे। और इस योजना के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को कम करने, रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने तथा पहली बार भारतीयों को अपने भविष्य के निर्माता का अवसर प्रदान किया गया था। और इस प्रकार इस योजना के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नीतियों के मध्य का मार्ग निकालकर दोनों को प्रसन्न करने की कोशिश की गई थी इस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी आलोचना। तो इस कैबिनेट मिशन योजना की वामपंथी नेताओं के द्वारा कटु आलोचना की गई और कम्युनिस्ट दल के नेता पीसी जोशी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि भारत को अपने सबसे बड़े औपनिवेशिक आधार के रूप में बनाए रखने की ब्रिटेन की यह जो है एक शाही योजना है कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसमें प्रांतों को खंड किए जाने की बात की गई थी। इस विषय में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकमत नहीं थे। इसके अतिरिक्त यद्यपि पाकिस्तान की मांग पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार कर पंजाब के सिखों को इस योजना ने चिंता में डाल दिया था। और उन्होंने भी अपनी यह मांग रखी कि यदि पाकिस्तान बनाया जाएगा तो स्वतंत्र सिख राज्य भी बनाया जाएगा, स्थापना होगी। और बाद में कांग्रेस द्वारा आश्वासन दिए जाने पर सिख जो हैं वो शांत हुए। और इसके अतिरिक्त इस योजना से केंद्र सदैव निर्बल रहता और भारत कभी भी शक्तिशाली राज्य के रूप में नहीं उभर सकता था। प्रांतों को स्वतंत्र रूप से संविधान बनाने की छूट मिल गई थी और भारत में ही अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं स्थापित हो जाती और जिससे कि इस पूरा शासन व्यवस्था चलाने में काफ़ी असुविधा होती और एक तरह से कहिए तो यह सही नहीं था भारत की एकता और अखंडता के लिए। और 25 जून 1946 को कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने भी जो है इस कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग को थोड़ा संतुष्ट तो थे ही इससे, पाकिस्तान नहीं बनाए जाने के कारण उनके अंदर क्षोभ प्रकट करते हुए इसे स्वीकार तो कर लिया। अतः जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव कराए गए और संविधान सभा के लिए चुनाव में कांग्रेस ने 210 में से 199 स्थान प्राप्त किया तथा ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 स्थान में से 211 211 में से जो है 11 तथा लीग ने 73 स्थान जो है वो प्राप्त किया था। और चुनाव में कांग्रेस की अपार सफलता से जिन्ना जो है को घोर निराशा हुई और उसने कैबिनेट मिशन योजना को 29 जुलाई 1946 को अस्वीकार करते हुए सीधी कार्रवाई की धमकी दे दी जो हिंदुओं और सिखों के विरुद्ध होनी थी। और कांग्रेस के चुनाव में विजयी होने के कारण वायसराय वेबल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और 12 अगस्त 1946 को
उन्होंने आमंत्रित किया और वेबल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी सरकार में सम्मिलित होने का प्रयास करने की कोशिश की, किंतु जिन्ना इस बात से तैयार नहीं हुए। पंडित नेहरू ने 16 अगस्त 1946 को सरकार बनाने का फैसला किया। अतः जिन्ना ने उसी दिन अर्थात 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई करने की घोषणा की और परिणाम स्वरूप पंजाब, बंगाल में अपार जनधन की हानि हुई। और 16 अगस्त की स्थिति का वर्णन करते हुए मौलाना आज़ाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम में लिखा है कि 16 अगस्त भारत के इतिहास का एक काला दिन था। आकस्मिक रूप से उत्पन्न आतंक, हत्या, खून खराबा ने पूरे शहर कलकत्ता को जो है उसमें डूब गया और सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों व्यक्ति घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई और नगर में गुंडों का राज हो गया। उस समय ऐसी स्थिति हो गई और इस हत्याकांड में हिंदुओं की अपार क्षति हुई। किंतु फिर भी 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की गई और जिसमें सदस्य जो है कुछ बनाए गए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल, एम आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर मायावती, सरदार बलदेव सिंह, शफात अहमद खां, जगजीवन राम, के.एच. भाभा और सैयद अली जौहर आदि जो है उसमें सदस्य में शामिल हुए सरकार में। और वायसराय के प्रयत्नों से मुस्लिम लीग ने भी 15 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में अपने प्रतिनिधित्व भेजने को राजी हुआ। और वीपी मेनन ने लिखा है कि मुस्लिम लीग सरकार में इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि उसकी दृष्टि में मुसलमानों और अन्य संप्रदायों का हित कांग्रेस के हाथों में छोड़ना ठीक नहीं था। ये सोच के बाद में जो है समझाने बुझाने के बाद वायसराय के वो लोग शामिल हुए थे और संभवतः जिन्ना को यह विश्वास न था कि वायसराय उसकी सहमति के बिना कांग्रेस को सरकार बनाने की अनुमति दे सकता है और वह कांग्रेस सरकार बना सकती है। किंतु जब ऐसा हो गया तो विवश होकर मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल करने में जिन्ना ने अपनी और अपने दल की भलाई समझी और इसमें शामिल हुए। मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार में सम्मिलित हो गए, किंतु कांग्रेस ने उनसे कभी भी ना पटी और वीपी मेनन जो उनके सलाहकार थे उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में इसलिए सम्मिलित हुई ताकि कांग्रेस की स्थिति मजबूत ना हो सके। अतः दोनों में सहयोग जो था उत्पन्न नहीं हो सकता था और वित्त विभाग मुस्लिम लीग के लियाकत अली के पास होने से दूरी जो है वो बढ़ती गई और भारत में जगह जगह सांप्रदायिक उपद्रव जो है वो होते रहे। कलकत्ता के पश्चात नोआखाली में हिंदुओं का अपार जो है वो हानि हुई, सामान का क्षति हुई, सामना करना पड़ा हानि का और प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदुओं ने भी अहमदाबाद, बिहार, गुड़मेतेश्वर में मुसलमानों पर अत्याचार किए और शीघ्र ही दंगे भारत के अन्य भागों में भी फैल गए, हिंदू मुसलमान का दंगा। और ब्रिटिश सरकार ने इससे पूर्व अनेक दंगों को दबाया था, किंतु इस समय अंतरिम सरकार के कार्यकाल में ब्रिटिश नौकरशाही ने इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया और वायसराय ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बुलाने का निर्णय लिया, किंतु जिन्ना ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से अनुरोध किया कि वह संविधान सभा में भाग ले अथवा सरकार से अपने सदस्यों को वापस ले। और दोनों दलों में समझौता कराने के लिए भारत सचिव ने एक सम्मेलन लंदन में बुलाया जो 3 से 6 दिसंबर तक चला, लेकिन इसमें कोई सहमति नहीं बन पाई और इसमें प्रधानमंत्री एटली, वेबल, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद जिन्ना आदि लोगों ने भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन असफल रहा और संविधान सभा का अधिवेशन 9 दिसंबर को प्रारंभ हुआ, किंतु उसमें मुस्लिम लीग के 73 सदस्य जो थे ने भाग लिया और अंततः जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के सरकार में कार्यरत सदस्यों को त्याग पत्र देने को कहा और इससे जो है सांप्रदायिक दंगे और भी भड़क उठे
और इस तरह से ये जो कैबिनेट मिशन योजना हुआ, इसी के तहत फिर संविधान सभा का गठन हुआ। और उसमें चूंकि इनके सदस्य जो थे वो भाग ले रहे थे, लेकिन संविधान सभा में चूंकि नहीं वो भाग लेना चाहते थे, कोई सहमति नहीं बनी, तो इनको वापस सरकार से हटने को कहा गया। और इसके कारण से देश में और भी दंगे बढ़ते गए। और लास्ट में जब हमने देखा था, जब हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि किस तरह से फिर माउंटबेटन यहाँ के आए गवर्नर जनरल बनकर, और फिर उन्होंने जो यहाँ की स्थितियों को देखा, उस आधार पर जो यहाँ का वातावरण था उसमें उन्होंने डिसाइड किया, चर्चा की उस पर, और उस पर डिसाइड किया, यहाँ के लीडरों से मिले, और एक ही बात समझ में आया कि जो है यहाँ जो ये सांप्रदायिक जो हिंसा हो रही है उनको रोकने और जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक ही सोल्यूशन है कि भारत और पाकिस्तान, भारत के का एक और भाग बनाया जाए और उसको पाकिस्तान बनाया जाए, और उसमें जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोगों के लिए या जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसको पूरा करते हुए पाकिस्तान बनाया जाए, ताकि शांति और व्यवस्था को स्थापित रखा जा सके। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें आप जो बातें महत्वपूर्ण बताई गई, क्या इम्पोर्टेंट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है एक तरह से कोशिश की गई कि किस तरह से जो मतभेद थे उसको मिटाया जाए, और जो विभाजन भारत पाकिस्तान को लेकर जो था एक सहमति बनाने की कोशिश की गई। हालांकि वो सफल नहीं रही बाद में, चूँकि चुनाव के परिणाम जो है कांग्रेस के फेवर में आए, और जो है ज़्यादा बहुमत मिलने के वजह से जो है मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद जिन्ना थे काफ़ी उनसे ये थे, और उसके बाद भी जो है उनकी मांगें जो है बढ़ती रही, और लास्ट में जो है जब आपका 1947 का जो स्वतंत्रता आंदोलन अधिनियम आया, स्वतंत्रता आंदोलन आया, तो उसमें उसके तहत जो है फिर से जो है भारत और पाकिस्तान बनाने की जो है दो देशों को बनाने का निर्णय लिया गया, और दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए गए। हालांकि कांग्रेस चाहती थी कि एक ही रहे, लेकिन फिर भी यह दुखद घटना जो है हुई। और ये था हमारा जो कैबिनेट मिशन योजना था, उसके अंतर्गत जो है वो जो महत्वपूर्ण बातें थी संविधान निर्माण से संबंधित, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।